जब जब छात्रों ने हुंकार भरी है, सत्ता और सिंहासन डोले हैं। 18 मार्च 1974 को लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में पटना में छात्र आंदोलन की चिंगारी उठी थी और उस चिंगारी ने कब जेपी आंदोलन की शक्ल ले ली, तत्कालीन सत्ताधारियों को इसकी भनक भी नहीं लगी। आज बुलेटिन की शुरुआत में छात्र आंदोलन की बात इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपीपीएससी के अभ्यर्थी 30 घंटे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह है एग्जाम डेट और परसेंटाइल सिस्टम जैसी मांगे। लेकिन इस प्रोटेस्ट का असर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव वाली 9 सीटों पर भी पड़ सकता है। प्रोटेस्ट के पीछे पूरी कहानी क्या है, सियासत क्यों है और छात्रों के मुद्दे पर सरकार दो फाड़ क्यों है, वो आप समझिए। कहानी की शुरुआत 11 नवंबर यानी एक दिन पहले छात्रों पर लाठीचार्ज से शुरू होती है। प्रयागराज के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर आंदोलनरत छात्रों की भीड़ जमा हो रही थी। तभी हल्ला बढ़ा तो पुलिस ने स्टूडेंट्स पर लाठियां भांज दी। यहीं से बात आगे बढ़ गई। दिन ढला, शाम हुई तो दसियों हजार की संख्या में छात्र फिर जमा हो गए। सबके हाथ में मोबाइल और जलती फ्लैशलाइट। विरोध का तेवर देख लखनऊ में भी हलचल मच गई, क्योंकि 2024 के चुनाव में रोजगार और अग्निवीर जैसे स्टूडेंट के मुद्दों ने ही गेम पलट दिया था। हम स्लोगन्स कल भी हमने देखा था और आज भी अभ्यर्थी अपने हाथों में स्लोगन लिए हैं और उनका सिर्फ एक ही कहना है कि जो आयोग ने ये 2 दिनों में परीक्षा कराए जाने का फैसला लिया है वो नियमों के मुताबिक नहीं है, नियम विरुद्ध है। ऐसे में आयोग अपने इस फैसले को वापस ले। यानी जब तक यूपी लोक सेवा आयोग अपने फैसले से पीछे नहीं हटता, छात्रों ने डटे रहने का ऐलान कर दिया है। कोई भी फैसला ले, हम लोग कोई भी हो, हमें लिखित रूप से 1 डे 1 शिफ्ट चाहिए बस। इसके अलावा हम कोई मांग नहीं मानेंगे और लेकर ही जाएंगे। भविष्य की लड़ाई के लिए उतरे ये छात्र प्रदर्शन का हर तरीका अपना रहे हैं, लेकिन मांग एक ही, 2 पालियों में परीक्षा का फैसला रद्द हो। कुछ नहीं, बार-बार सचिव जी आ रहे हैं, डीएम साहब भी सुबह आए थे, बस वो बच्चों पे प्रेशर बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा हुआ है, हम बैक फुट पे नहीं जाने वाले हैं। देर रात छात्रों और डीएम के बीच बातचीत हुई, हालांकि ये बातचीत बेनतीजा साबित हुई। उधर लाठीचार्ज के बाद अफसर बैकफुट पर हैं और आयोग की इमारत के 500 मीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर दी गई है। लेकिन यूपी, बिहार, उत्तराखंड के छात्रों का हुजूम फिलहाल किसी समझौता या पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी कौन सी मांग है जिसके लिए अभ्यर्थी आंदोलन पर उतर आए, लाठियां भी खा रहे हैं। चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल यूपीपीएससी ने पीसीएस प्री और आरओ की परीक्षाओं की डेट घोषित की है। पीसीएस प्री परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2-2 पालियों में कराई जानी है, यानी कुल 4 पालियों में, जबकि आरओ का एग्जाम 22 और 23 दिसंबर को 3 पालियों में होना है। अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा एक दिन में होनी चाहिए और एक पाली में होनी चाहिए। ये तो तारीखों को लेकर लड़ाई है। इसके अलावा अभ्यर्थी परसेंटाइल सिस्टम के भी खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। छात्रों का तर्क ये है कि 2 दिन 2 शिफ्ट में पेपर से नॉर्मलाइजेशन आएगा। इसे आसान शब्दों में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और अगर आसान शब्दों में इसको समझा जाए तो जब अलग अलग शिफ्ट्स होंगी तो पेपर भी अलग अलग होगा। ऐसे में होगा ये कि एक शिफ्ट में कठिन तो दूसरी शिफ्ट में सरल सवाल हो सकते हैं। इस तरह तो दोनों शिफ्टों में परीक्षा का लेवल कभी समान ही नहीं होगा। दोनों शिफ्ट्स को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा और अभ्यर्थियों का कट ऑफ अंक परसेंटाइल में होगा। यही प्रदर्शन के पीछे की वजह है। छात्र इसे डकवर्थ लुईस नियम की तरह बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि 1 डे 1 शिफ्ट का कैलेंडर लागू होना चाहिए। लेकिन यूपीपीएससी ने मांग पर विचार करने की बजाय पुलिस ने लाठियां ही बरसा दी। जाहिर सी बात है कि जिस परीक्षा में 17 लाख के करीब अभ्यर्थियों को शामिल होना हो, यानी जिस मुद्दे से सीधे तौर पर 17 लाख परिवार जुड़े हों, वहां भला सियासत कैसे ना हो। लिहाजा ये मुद्दा भी यूपी का हॉट पॉलिटिकल इशू बन गया। शुरुआत सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बैक टू बैक 4 ट्वीट झोंककर की और लिखा, योगी बनाम प्रतियोगी छात्र हुआ माहौल। आज उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवक युवती की जुबान पर जो बात है वो है नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। उन्होंने चलवाया लाठी डंडा, नौकरी नहीं जिनका एजेंडा। ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है वहाँ पर। अखिलेश के ट्वीट के तुरंत बाद बीजेपी नेता योगी सरकार के बचाव में उतर आए। प्रतियोगी छात्र हैं या कोई भी छात्र हो, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, योगी जी के नेतृत्व की सरकार, वो हमेशा उनका ध्यान रखती है।
लेकिन सवाल ये कि छात्रों के मुद्दे पर सरकार में ही दो फाड़ क्यों? आखिर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ऐसा क्या कह दिया? दरअसल उन्होंने लिखा, प्रतियोगी छात्रों से अनुरोध है कि वे अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से उठाएं और सपा की राजनीति का शिकार न बने। आपकी न्याय की लड़ाई में सरकार और मैं सदैव आपके साथ हैं। यानी योगी के डिप्टी ने एक तीर से दो निशाने साध लिए, तो अखिलेश और सपा पर पलटवार किया। दूसरे छात्रों के समर्थन की बात लिखकर अपनी ही योगी सरकार पर प्रेशर पैदा कर दिया। वहीं मायावती ने भी अभ्यर्थियों के मुद्दों पर इस बार ट्वीट करने में कोई देरी नहीं की और लिखा, क्या यूपी के पास एक समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव है कि पीसीएस आदि जैसी विशिष्ट परीक्षा 2 दिन में करानी पड़ रही है? यानी यूपीपीएससी के बहाने उपचुनाव के मुहाने पर खड़े यूपी की पॉलिटिक्स को नया मुद्दा मिल गया। सरकार चुप है तो विपक्ष मुखर। सवाल ये कि इस आंदोलन का 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर कितना असर पड़ेगा। अब योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा शादी के कार्ड्स पर भी छपने लगा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अब बटेंगे तो कटेंगे वाला शुभ विवाह भी शुरू हो चुका है और शादी के इस कार्ड पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी लगाई गई है। शादी के इस कार्ड में छपे एक एक शब्द गुजराती में है, लेकिन हिंदी में एक ही नारा लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे, जिसके ठीक नीचे रामलला की तस्वीर के साथ पीएम मोदी और सीएम योगी हाथ जोड़े खड़े दिखे। अब जब मोदी योगी की तस्वीर और स्लोगन के साथ शादी के कार्ड लोगों के घर तक पहुंचे तो वो भी हैरान हो गए। कुछ तो बड़े गौर से इस रोचक इन्विटेशन को पढ़ते नजर आए। परिवार का कहना है कि हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए कार्ड पर बटोगे तो कटोगे का नारा लिखा गया है। शादी 23 नवंबर को भावनगर में होने वाली है और इस कार्ड को करीब करीब रिश्तेदारों के बीच बांटा जा चुका है, यहाँ तक कि भगवान को चढ़ाया गया। तो वहीं दूल्हे का कहना है कि मोदी योगी की तस्वीर के साथ बटोगे तो कटोगे संदेश छपवाने के पीछे एक ही मकसद है। उन्होंने बताया कि वो देश में मैसेज देना चाहते हैं, पीएम मोदी और योगी का जो सपना है वो साकार हो और समाज में जागरूकता आए, इसलिए ये स्लोगन लिखवाया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव का रण पोस्टर वॉर से अब पट चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे के बाद विपक्षी दल रोजाना अब नए पोस्टर्स जारी कर रहे हैं, जिसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता भी नए हमले वाले पोस्टर्स लगातार लगा रहे हैं और इससे यूपी का सियासी पारा पूरे चरम पर है। इस बार अमेठी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नया पोस्टर लगाया, जिसमें उपचुनाव की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इस पोस्टर में लिखा है कि अखिलेश का फियर है, अब भाजपा का अंत नियर है, जितना चुनाव टालोगे उतना बुरा हारोगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख चुनाव आयोग ने पहले 13 नवंबर घोषित की थी, लेकिन बाद में उसे बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया गया। साथ ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख नहीं घोषित करने पर भी निशाना साधा। अखिलेश जी के साथ मैन पावर है, रोज उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं और योगी जी के पास खाली झूठ बोलने की पावर है, बुलडोजर की पावर है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है। तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर एक और पोस्टर लगा है, जिसके जरिए समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया गया, जिस पर लिखा है, बचेंगे तो कटेंगे, अली नहीं बजरंग बली चाहिए, करहल से अयोध्या तक चाहिए, रावण नहीं राम चाहिए। इस पोस्टर वार के जरिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या फिर समाजवादी पार्टी के नेता हों, एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे पर अब जुबानी जंग के चैप्टर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जवाब आया है। इस बार उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निशाने पर लेते हुए बता दिया किसकी भाषा टेररिस्ट जैसी है और कौन देशभक्त है। क्योंकि एक दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी की भाषा की तुलना आतंकी से कर दी और कहा था, एक मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। अब खड़गे के इसी बयान पर सीएम योगी ने तीखा और तगड़ा पलटवार किया और बता दिया किसके लिए देश सबसे पहले है। खड़गे जी, मैं एक योगी हूँ और एक योगी के लिए देश पहले होता है। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। इस पलटवार के वक्त भले ही सीएम योगी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन एक एक शब्द के मायने बेहद खास हैं और उस तल्ख टिप्पणी का जवाब भी जो पिछले 2 दिनों से कांग्रेस अध्यक्ष सीएम योगी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा वस्त्रों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अब सियासत गरमाई हुई है। अब इस पूरे विवाद में जगतगुरु रामभद्राचार्य जी की भी एंट्री हो गई है और खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें कड़ा जवाब दिया। उन्होंने सवाल पूछा कि ये कहाँ लिखा है कि राजनीति भगवाधारियों को नहीं करनी चाहिए। वो राजनीति मल्लिकार्जुन के बाप की नहीं है, राजनीति भगवा वालों को ही करनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 10 नवंबर को मुंबई में संविधान बचाओ सम्मेलन के दौरान कहा था कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। वे गेरुआ कपड़े पहनते हैं और उनके सर पर बाल नहीं है। साथ ही उन्होंने पीओके को लेकर भी बयान दिया। रामभद्राचार्य ने कहा कि पीओके को भारत में शामिल करने के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। पाकिस्तान से हथियाया हुआ जो कश्मीर है वो वापस लेंगे, आपने कहा है, उसी के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भारतवासी मन से इस बार कुंभ में ऐसा कुछ कर दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर वापस मिल जाए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं और इस बीच चुनाव आयोग के अधिकारी भी अब अलर्ट हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की लगातार जांच से अब ये सियासत गर्मा गई है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि औसा में उद्धव का हेलीकॉप्टर इसलिए रोका गया क्योंकि सोलापुर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा थी। इस बीच चुनाव अधिकारियों ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच की, जिससे उद्धव ठाकरे भड़क गए। उन्होंने सभी अधिकारियों के आईडी कार्ड चेक किए, साथ ही सबके अपॉइंटमेंट लेटर भी मांगे। उसके बाद चुनाव अधिकारियों ने उनके बैग चेक किए। इससे पहले सोमवार को यवतमाल में चुनाव अधिकारियों ने उद्धव के हेलीकॉप्टर की जांच की थी, जिससे उद्धव ठाकरे चुनाव अधिकारियों पर भड़क गए। देवेंद्र फडणवीसची तपासली का, अजित पवार मोदींची तपासली का, अमित शाहची तपासली? लेकिन उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच से विपक्ष भी गुस्से में है। सरकार और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए। में जिस तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, क्या चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर है उनको ये दिखता नहीं? हमने बार बार उनको बताया क्या हो रहा है कहाँ, लेकिन आप हमारी जो अपोजिशन के नेता है उनको रोकेंगे, उनका गाड़ी का काफिला रोकेंगे, उनके हेलीकॉप्टर रुकाएंगे। आप क्या करेंगे? आप कितने बार ही करेंगे? ठीक है, देख लेंगे। कोशिश की जा रही है, धमकी देने की कोशिश की जा रही है, पैसों का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के प्रचार में जमकर बयानबाजियां चल रही हैं और समाजवादी पार्टी के नेता तो मंच से खुलेआम बीजेपी, आरएसएस और पुलिस प्रशासन को धमकाते सुनाई दे रहे हैं। और मौका था मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार का। मंच सजाता खुद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मंच पर मौजूद थे। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क संबोधित कर रहे थे। वो मंच पर अखिलेश यादव की ओर इशारा करके धमकी देते नजर आए। याद रखना है, बीजेपी आरएसएस के लोगों और खासतौर से पुलिस प्रशासन के लोगों से भी कह रहा हूँ, सरकार आती है जाती है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मत सोचना कि तुम पुलिस प्रशासन के लोगों हर जगह रहोगे। समाजवादी की सरकार अगर बनेगी तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क पूर्व सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पौत्र हैं। वो 26 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में आए और 2017 में विधायक बने, लेकिन शफीकुर रहमान के निधन के बाद एसपी उन्हें संभल से लोकसभा प्रत्याशी बनाया था। इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपनाकर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर बन चुके हैं वसीम रिजवी। अब अपने अंतिम संस्कार को लेकर ही वसीयत करते नजर आ रहे हैं, जिसके मुताबिक मृत्यु के बाद हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के तहत उनका अंतिम संस्कार होगा और ऐसी इच्छा उन्होंने जताई है अपनी वसीयत में। नमस्कार। और अपने 8 पन्नों के इस वसीयतनामे में उन्होंने अपने अंतिम संस्कार के लिए 3 लोगों को अधिकृत किया। साथ ही ये भी इच्छा जाहिर की कि अगर स्वास्थ्य इजाजत दे तो संत रामभद्राचार्य के हाथों या उनकी मौजूदगी में उनकी अस्थियों का विसर्जन किया जाए। मैंने एक शपथ पत्र लिखकर, जिस पर अपना इच्छा पत्र लिख दिया है, वसीयतनामा लिख दिया है, जिसमें स्पष्ट लिख दिया है कि मैं एक सनातनी हूँ, मेरा अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होना चाहिए। दरअसल वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर ने आरोप लगाया कि कट्टरपंथी आज भी उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं या फिर उनकी नेचुरल मौत होने पर सनातन परंपरा के अनुसार दाह संस्कार किया जाए। वक्फ बिल के खिलाफ मौलाना मौलवी अब सीधे तौर पर देश के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। भड़काऊ बयानबाजी हो रही है और धमकी भरे लहजे में पाकिस्तान की सीमा लाहौर से शिफ्ट करके लखनऊ तक लाने की धमकी शुरू हो गई है।
कंगाल पाकिस्तान से भारत की तुलना करने वाले ये जनाब राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं। एएमयू के पूर्व छात्र रह चुके हैं, लेकिन अपने ही देश के खिलाफ अब ये जहर उगलने लगे। तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। नाम के मुताबिक अदीब ने देश के सामने अपने भड़काऊ साहित्य की ऐसी सूरत परोस दी जिससे सियासत में भूचाल आ चुका है। उनके बयान के एक एक शब्दों के मायने समझेंगे तो सिर पीट लेंगे, जहन में गुस्सा भर लेंगे, क्योंकि इनके लहजे में धमकी और एहसान दोनों हैं। हमने तो जिना को मना किया था, उनको ठुकराया था, और अगर उस वक्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। लाहौर टू लखनऊ वाला बयान दिल्ली में उस मंच से दिया गया जहां वक्फ संशोधन बिल के विरोध में बैठक बुलाई गई थी, जिसका मकसद कौम के लोगों को बरगलाना और साफ तौर पर भड़काना था। वक्फ बिल के खिलाफ दिल्ली घेरने का प्लान बनाने वाले मौलाना तौकीर रजा अब चौतरफा घिर चुके हैं। विवादित बयान पर उनसे सफाई देते नहीं बन रही, और जब जी न्यूज ने तीखे सवाल पूछे तो वो भड़क गए। ये भड़के भड़के से तौकीर कल जयपुर में मुस्लिमों को भड़का रहे थे, कौम के लोगों से सड़कों पर उतरने की बात कर रहे थे, लेकिन जब उनसे इस बयान पर सवाल पूछे गए तो भागते नजर आए। बिल्कुल सही है, ये बात मैंने कही है और मुझे यकीन है। तो आप देश के मुसलमानों से सुनिए अब एक सवाल आपने किया और मुझे जवाब देने से पहले आप मुझे रोक रहे हैं। हो चुकी बातचीत अब मैं नहीं करूंगा। नहीं, आपका तरीका गलत है। इंटरव्यू छोड़कर भागने वाले ये वही तौकीर रजा है जिनके विवादित तकरीर से सियासत में उबाल आ गया, क्योंकि इन्होंने चैलेंज देते हुए कहा था कि जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए, इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो, जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। खैर, तौकीर रजा भले ही अपने बयान पर सफाई न दे पा रहे हो, लेकिन ये तो साफ है उनके जहन में अभी दिल्ली घेरने का भड़काऊ प्लान चल रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव में औरंगजेब की अब एंट्री हो चुकी है। बहाना भले ही औरंगजेब हो, लेकिन निशाने पर असदुद्दीन ओवैसी हैं। डिप्टी सीएम फडणवीस ने ओवैसी के एक बयान पर पलटवार किया है, जिसमें भाईजान ने फडणवीस को खुला चैलेंज किया था। पहले क्रिया सुनिए, फिर प्रतिक्रिया। ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। औरंगजेब की पहचान पर अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। यानी चुनावी जंग अब जुबानी जंग में बदल चुकी है। हैदराबादी भाई को देवेंद्र फडणवीस ने ललकार कर महाराष्ट्र से दूर ही रहने की वार्निंग दे डाली। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहाँ आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई काम नहीं है। अरे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है। सुन ले ओवैसी, औरंगजेब की पहचान पर अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। इससे पहले ओवैसी ने भाषा की मर्यादा को तार तार किया था। जवाब उन्हीं के अंदाज में मिला, लेकिन भाषाई मर्यादा में रहकर। बहरहाल ओवैसी के बहाने औरंगजेब का जिक्र कर फडणवीस ने सियासी द्वंद्व को रोमांचक बना दिया। जल्द ही ओवैसी का पलटवार भी सामने आएगा। फिल्म का एक फेमस डायलॉग है, राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते, उन्हें जिंदा रखा जाता है ताकि वक्त आने पर वो बोल सकें। महाराष्ट्र चुनाव में अब 40 साल पुराना मुद्दा एक बार फिर जिंदा हो उठा है। पीएम मोदी ने 1984 के एक विज्ञापन का जिक्र कर सियासी हवा को बदल दिया है। वो विज्ञापन जिसमें आरक्षण में कोटा, यानी जिसे बीजेपी संसाधनों का बंटवारा करार दे रही है। 80 के दशक में तो कांग्रेस ने, जब राजीव गांधी नेतृत्व करते थे, चुनाव का समय, चुनाव चल रहे थे और उनकी हिम्मत देखिए, बाकायदा उन्होंने अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दी थी
पोस्टर जारी किए थे और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मिलने वाले विशेष अधिकार पर सवाल उठा दिया था। पीएम मोदी ने ये बयान महाराष्ट्र के चिमूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। हालांकि पीएम जनसभा से पहले ही बीजेपी इस मुद्दे को हवा देने में जुट गई थी। बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा था, 1984 में कांग्रेस SC, ST और OBC को मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने की तैयारी कर रही थी। ये विज्ञापन ऐसा ही एक प्रयास था। यानी 40 साल पुराने जिन को बोतल से बाहर निकालकर कांग्रेस को उसी के अखाड़े में घेरने की तैयारी हो चुकी है, जिसमें अब बात सिर्फ दलित और पिछड़ा की नहीं बल्कि आदिवासियों का जिक्र भी पीएम मोदी ने खुलकर किया। हमारे देश में आदिवासी समाज की जनसंख्या करीब 10% के आसपास है। कांग्रेस अब आदिवासी समाज को जातियों में बांटकर टुकड़े टुकड़े करके कमजोर करना चाहती है। यानी आरक्षण के नाम पर वंचित तबके को बीजेपी के साथ जोड़ने का दांव पीएम ने चल दिया। गड़े मुर्दे जिंदा हुए तो सवाल फिर कांग्रेस से पूछे जाएंगे, लेकिन सवाल फिर वही आरक्षण जैसे ज्वलंत मुद्दे को छूने से किसे लाभ होगा, क्योंकि लोकसभा के नतीजे तो सभी ने देखे हैं। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को धमकी देने वाला गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी को पुलिस ने छत्तीसगढ़ के रायपुर से अरेस्ट किया और अब पूछताछ चल रही है। बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान को काफी समय से जान से मारने की धमकी मिल रही है। इसी बीच 5 नवंबर को भी बांद्रा पुलिस को एक कॉल के जरिए शाहरुख खान को मारने की धमकी मिली, जिसके बाद पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। धमकी के बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आ गई और एक संदिग्ध को रायपुर से गिरफ्तार किया, जिस पर शाहरुख खान को धमकी देने का आरोप है। फिलहाल पुलिस उस संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। आरोपी की पहचान एक वकील मोहम्मद फैजान खान के तौर पर हुई है। फैजान खान ने शाहरुख से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद उसे रायपुर में उसके घर से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ने आरोपी फैजान को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान फैजान ने मीडिया से भी बातचीत की। क्या कुछ पूछताछ हुआ अंदर से? कल मुझे धमकी दी गई थी पाकिस्तान से। वो शाहरुख खान के कुछ दोस्तों ने वो कल पाकिस्तान से धमकी दी यहाँ पे। जी आपको कुछ बातें हैं। फैजान का कहना था कि वो 14 नवंबर को मुंबई आकर बांद्रा पुलिस को बयान देगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे धमकियां मिल रही थी। इसी वजह से उसने मुंबई पुलिस कमिश्नर को खत लिखकर सुरक्षा का हवाला देते हुए वर्चुअली बयान देने का अनुरोध किया था। राजस्थान के जयपुर का विमंदित गृह अब सवालों के घेरे में है। विमंदित गृह में मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों का आसरा होता है, लेकिन यहाँ रहने वाले बच्चों का बचपन कीड़े खा रहे हैं। ये देखिए, विमंदित गृह की फर्श पर अनगिनत कीड़े रेंग रहे हैं। फर्श पर हर तरफ कीड़े ही कीड़े नजर आ रहे हैं। फर्श ही क्यों, बच्चों के कपड़े और बिस्तर पर भी कीड़ों की भरमार है। सोचिए, राजस्थान के सोशल जस्टिस एम्पावर डिपार्टमेंट के अधीन आने वाले विमंदित गृह का ये हाल है। लेकिन बात इतनी सी ही नहीं है। यहाँ आसरा पाए बच्चों के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। विमंदित गृह की पूर्व केयरटेकर गुंजन मीणा ने दावा किया है कि यहाँ बच्चों के साथ मारपीट की जाती है और साफ सफाई न होने से बच्चों के बिस्तर में कीड़े ही कीड़े पैदा हो गए हैं। लेकिन जब हमने इन आरोपों की सच्चाई जानने की कोशिश की तो विमंदित गृह के अधीक्षक ने इस वीडियो को ही फर्जी बता दिया। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इस वीडियो ने एक बार फिर विमंदित गृह पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वर्ष 2016 में भी दूषित पानी से यहाँ 12 बच्चों की मौत का मामला सामने आ चुका है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। झारखंड में तो बीजेपी के हेमंत सोरेन पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप बीजेपी लगातार लगा ही रही है। इन सबके बीच प्रवर्तन निदेशालय ने भी घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब शिकंजा कसा है। ईडी ने पश्चिम बंगाल और झारखंड में कई जगह छापेमारी की। दोनों राज्यों के अलग अलग इलाकों में 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा। झारखंड में रांची, पाकुड़ समेत कई जगह छापे मारे, तो पश्चिम बंगाल के 24 परगना और कोलकाता में छापेमारी हुई। दरअसल ईडी ने 16 सितंबर को झारखंड में बांग्लादेशी महिलाओं की तस्करी और घुसपैठ की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें झारखंड में बांग्लादेशी महिलाओं की घुसपैठ की जाँच के दौरान काले धन का खुलासा हुआ था। देखिए, ईडी का रेड कोई पॉलिटिकल लीडर का घर में नहीं हो रहा है। ये ईडी का रेड सीधा वही लोगों का ऊपर हो रहा है जो घुसपैठियों को झारखंड लाके फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बना के घुसपैठियों को भारतीय करवाने का साजिश रखते हैं।
लेकिन वोटिंग से पहले ईडी के इस एक्शन पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अन्य नेता लगातार जेएमएम और कांग्रेस पर बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं और सत्ता में आने पर घुसपैठ रोकने का वादा कर रहे हैं। आपकी बेटियां सुरक्षित हो, आपकी जमीन सुरक्षित हो, इसके लिए यहाँ भाजपा एनडीए की सरकार बहुत जरूरी है। जबकि विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर वोटिंग से पहले केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही है। प्रयागराज में महाकुंभ मेले से पहले होटल्स और धर्मशालाओं की ऑनलाइन बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। विशेष स्नान पर्वों पर कीमतें कई गुना बढ़ चुकी है। हालांकि कीमत को लेकर पर्यटन विभाग ने होटल्स को कड़ी हिदायत दी है। और जनवरी से लेकर 15 मार्च तक होटल रूम की कीमतों में भी कई गुना का इजाफा हो गया। जो कमरे आम दिनों में 24 घंटे के लिए 7-8 हजार रुपए में मिलते थे, उनकी कीमत जनवरी से फरवरी के बीच 20,000 रुपए तक पहुंच गई। हालांकि ये कीमत विशेष स्नान पर्व, मौनी, मकर संक्रांति, अमावस्या, वसंत पंचमी के लिए ही है। होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस की सबसे अधिक कीमत 29 जनवरी को सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर है और मौनी अमावस्या के दिन होटल्स रूम की कीमत 30,000 के पार पहुंचने की उम्मीद है। ये जनवरी फरवरी का महीना 2025, इसमें थोड़ा रेट का भी उछाल रहेगा। बहुत क्वेरीज भी हमारे पास आ रही है, तो आप समय से बुकिंग करा लीजिए। दूसरी तरफ पर्यटन विभाग ने होटल्स को बुकिंग रेट को लेकर कड़ी हिदायत दी है। विभाग ने ज्यादा कीमत नहीं वसूलने के लिए पहले ही कह दिया है। झारखंड के धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे बॉलीवुड कलाकार मिथुन चक्रवर्ती के साथ एक अजीबोगरीबी वाकया घट गया। किसी ने मिथुन दा का बटुआ ही मार दिया, जिसके लिए मंच से बीजेपी नेताओं को बाकायदा इस बात का ऐलान करना पड़ा और अपील भी की कि जिसने भी मिथुन दा का पर्स लिया है लौटा दे। आसनसोल की विधायक और धनबाद क्लस्टर की विधानसभा चुनाव निमित्त प्रभारी आदरणीय ग्रेटर नोएडा की नामी सोसाइटी में फ्लैट के अंदर नशे की खेती का बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी हाईटेक गांजे की खेती घर में करता था और उसे डार्कनेट वेब पर हजारों में बेचता था। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी संख्या में गांजा भी बरामद किया। पुलिस और नार्कोटिक्स की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर एक फ्लैट से प्रीमियम गांजे की खेती करने वाले राहुल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी के मुताबिक इंडोर फार्मिंग के जरिए अपने फ्लैट में गांजे की खेती करता था और डार्क वेब की मदद से उसकी सप्लाई कर रहा था। अब तक पिछले 4 महीने से पहले इसने काम शुरू किया था। एक प्लांट को बनाने में इसको 100 डेज 110 दिन लगते हैं और एक प्लांट में जो लागत सारी चीज़ों की मिला के आ रही थी, इसको 5 to 6,000 की आ रही थी, जिसको 50 to 60,000 रुपीज़ में एक प्लांट को ये डार्क वेब पे अलग अलग चैट रूम्स में जाके इसने कुछ सेल भी किए हैं। फ्लैट के कई कमरों में आरोपी ने 50 से अधिक गमलों में प्रीमियम गांजा उगाया हुआ था। फ्लैट के अंदर प्राकृतिक धूप की कमी को पूरा करने के लिए उसने विशेष प्रकार की लाइट्स का उपयोग किया था, जो पौधों के लिए सनलाइट जैसा माहौल बनाती है। आरोपी मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने OTT सीरीज और फिल्में देखकर गांजे की खेती के बारे में सीखा था। फिलहाल पुलिस आरोपी के नेटवर्क की जांच में लगी है। गैंग्स ऑफ लॉरेंस का एग्जिट रूट अब पता चल चुका है। गैंग के शूटर्स कैसे वारदात को अंजाम देने के बाद देश को छोड़ देते हैं और कैसे देश में ही गुप्त तरीके से उसे पनाह दी जाती है, एक एक सीक्रेट से अब पर्दा उठ चुका है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। क्योंकि लॉरेंस गैंग का बड़ा नेटवर्क भारत नेपाल बॉर्डर पर सक्रिय है। गैंग का बड़ा जाल यूपी, झारखंड और बिहार में फैला है, जहां से ज्यादा लड़के उसकी गैंग में शामिल होते हैं, जो वारदात को अंजाम देने वाले शूटर्स को सुरक्षित नेपाल भेजने में मदद करता है। यानी लॉरेंस गैंग का मोडस ऑपरेंडी अपराध करो और नेपाल भाग जाओ। नेपाल बॉर्डर पर गैंग का स्लीपर सेल काम करता है। स्लीपर सेल का काम शूटर्स को नेपाल में एंट्री करवाना है, शूटर्स के लिए फर्जी पासपोर्ट तैयार करना है और नेपाल भागे शूटर्स को विदेश भेजने में मदद करता है। लॉरेंस गैंग नेपाल के उन लड़कों को समय समय पर पैसा भिजवाता रहता है और उनके खर्चों का भी ध्यान रखता है। लॉरेंस बिश्नोई और तमाम जितने बड़े गैंग्स हैं वो नेपाल के रास्ते अपना फेक पासपोर्ट के ऊपर दूसरे नाम बदलकर वो ट्रैवल करते रहे हैं और हिंदुस्तान के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज रहे हैं जब वो विदेश में बैठकर ऑपरेट करते हैं। खुलासा ये भी हुआ कि लॉरेंस के लोग अक्सर बिहार, झारखंड और यूपी के ऐसे लड़कों को अपने गैंग में भर्ती करते हैं जो या तो 16 से 20 साल के होते हैं या जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता, और ये लड़के जब तक टास्क ना मिले स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं।
जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और इस बीच सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा और बांदीपोरा में आतंकी गतिविधि के बाद ऑपरेशन लॉन्च भी किया और 3 आतंकवादियों को घेर लिया। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से आतंकियों पर गोलियां बरसाई, जिसके बाद आतंकी जंगल में छिप गए। बताया गया कि घाटी में इन दिनों आतंकियों की गतिविधि तेज हो गई, तो सेना भी अलर्ट मोड पर है। ऐसे में कुपवाड़ा और बांदीपुरा में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकवादियों पर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान अतिरिक्त फोर्स को भी इलाके में डिप्लॉय किया गया। दरअसल इस महीने जम्मू कश्मीर में ये 10वीं मुठभेड़ है, जिसमें से 9 कश्मीर में और 1 किश्तवाड़ में हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 8 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना काल बनकर टूट पड़ी। चुन चुन कर आतंक का सफाया किया जा रहा है और जरा सी गतिविधि पर ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, ताकि कश्मीर में अमन शांति से कोई खिलवाड़ न कर सके। इंडियन आर्मी में एक और ताकत का इजाफा हुआ है। प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ने ऊंचाई वाले स्थान पर फायरिंग का ड्रिल किया है। यह हेलीकॉप्टर बेहद दुर्गम इलाकों में सटीक ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है, जो दुश्मनों पर आने वाले दिनों में भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने प्रचंड लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर के जरिए हाई एल्टीट्यूड पर फायरिंग का टेस्ट किया। इस हाईटेक हेलीकॉप्टर को मुश्किल भौगोलिक हालातों और बेहद ऊंचे स्थानों पर सटीक निशाना लगाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। सेना के विशेषज्ञों के मुताबिक प्रचंड का ये दर्शन न केवल इसकी सटीक मारक क्षमता को दर्शाता है, बल्कि भारतीय सेना की ऊंचाई पर युद्ध करने की क्षमताओं को और मजबूत करता है। प्रचंड लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर का विकास स्वदेशी स्तर पर किया गया है और इसे भारतीय सेना के लिए बेहद सामरिक अहमियत का माना जा रहा है। ये हेलीकॉप्टर दुर्गम और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में सेना को प्रभावी ढंग से मदद देने के लिए सक्षम है, जिसमें ऊंचाई वाले दुर्गम पहाड़ी इलाके भी शामिल है। इस कामयाब टेस्ट के बाद भारतीय सेना की ताकत में अहम बढ़ोतरी मानी जा रही है, जिससे देश की सीमाओं की रक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया है। IIT कानपुर ने एक ऐसा रोबोटिक डॉग तैयार किया है जो घर से लेकर सरहद की सुरक्षा तक में सक्षम है। इसे तैयार करने में करीब 3 साल का वक्त लगा है। एक इशारे पर लेफ्ट राइट कर रहा ये रोबोटिक डॉग 360 डिग्री मूवमेंट कर सकता है। 5 किलो वजन के साथ दुर्गम इलाकों में तेजी से भाग सकता है और खास बात यह है कि इसे अपने फोन से आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। आसपास के इलाकों में दूर तक नजर रखी जा सकती है, क्योंकि ये कैमरों से भी लैस है। IIT के कुछ छात्रों ने मिलकर इस रोबोट को तैयार किया है, जिसे डिफेंस में शामिल करने के लिए बात चल रही है। इसे पूर्णतया बनाने के लिए, जो कि एक हम नेक्स्ट वर्जन बना रहे हैं, उसको डिफेंस के साथ बनाने के लिए लगभग 2 साल लगेंगे और हम लोग इसको डिफेंस के लिए सप्लाई करेंगे। IIT के छात्रों ने इसके लिए सरकार को प्रपोजल भेजा है। साथ ही इसे अलग अलग मार्केट की कई बड़ी कंपनियों में भी सेल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जिसके अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। वहीं आने वाले समय के हिसाब से इसे सुरक्षित और उपयोगी माना जा रहा है, क्योंकि ये रोबोटिक डॉग दुश्मनों को ढूंढ निकालने में सक्षम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का डांस जो उन्होंने किया वो नजर आ रहा है इस सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में। आप देखिए। दरअसल उत्तरकाशी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ पारंपरिक लोक नृत्य कर सबका दिल जीत लिया। सूरत स्टेडियम डामटा कांडी में आयोजित इस समारोह में हजारों की संख्या में जुटे लोगों ने पारंपरिक तौर पर सीएम धामी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी मेले में जुटे ग्रामीणों के साथ पारंपरिक लोक नृत्य में हिस्सा लिया। हमारी सरकार द्वारा समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के विकास के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। लोक संस्कृति, लोक नृत्य, लोक कलाएं और पारंपरिक संगीत को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे लोक कलाकारों को आर्थिक रूप से हम सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने सांस्कृतिक विकास समारोह के आयोजन के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि देने के साथ ही खेल मैदान और हेलीपैड बनाने की घोषणा भी की। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में हर एजेंसी चौकन्नी नजर आ रही है और इसी बीच वाराणसी के कैंट स्टेशन पर 47 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ। सवाल ये कि ये कैश किसका है, कहां से लाया जा रहा था और कहां इस कैश को खपाया जाना था। तस्वीरों में देखिए किस तरह पूरी टेबल नोट की गड्डियों से भर गई। झोले भर भर के पैसे के साथ पकड़ा गया युवक आखिर कहां से ये पैसा लेकर आया, अब तक पुलिस के लिए ये पहेली बना हुआ है। 1 फुट ओवर ब्रिज के नीचे से एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई और उसके लिए हुए झोले से कैश 47 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। जीआरपी के जवान चेकिंग पर निकले थे, तभी इस शख्स पर उनकी नजर पड़ी। कैश बरामदगी के बाद आयकर विभाग को खबर दी गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि इतना कैश कहां से और क्यों आया। बता नहीं रहे हैं ठीक से
और इनका कहना है कि फल का, ड्राई फ्रूट्स का पैसा है, लेकिन संभवतः ये ज्वेलरी हवाला का पैसा है और ये हावड़ा ले जाया जा रहा था। पुलिस की इस थ्योरी से एक और सवाल खड़ा होता है, अगर इस पैसे का संबंध उपचुनाव से नहीं तो क्या काशी रूट पर हवाला कारोबारी एक्टिव हैं? अगर हाँ, तो इस पैसे के पीछे के चेहरे भी बेनकाब होंगे या नहीं? मध्य प्रदेश के नीमच में बिना लाइसेंस फर्जी तरीके से पेट्रोल पंप चलाया जा रहा था, जिसका खुलासा होने के बाद अब उसे सील कर दिया गया है। इस फर्जी बायोडीजल पंप का सेटअप हाईवे के ठीक किनारे लगाया गया था। ना तो इसके लिए परमिशन ली गई और ना ही लाइसेंस इशू कराया गया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने पंप को सील कर दिया और मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दरअसल जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को सूचना मिली थी, जिसके खिलाफ एक्शन लेते हुए छापेमारी की गई। इस दौरान यहां से करीब 10,000 लीटर की क्षमता वाला टैंकर और 6,000 लीटर बायोडीजल जब्त कर लिया गया। शिकायत प्राप्त हुई थी कि जेतपुरा भंडे पे कोई जो है बिना लाइसेंस के बायोडीजल के पंप का संचालन कर रहा है। तो उसके आधार पर हम लोग मतलब वहाँ पहुँचे, तो वहाँ अपना जेतपुरा भंडा है जो धानु का जो है जो फैक्ट्री है उसके सामने। तो वहाँ पे एक अनीस पिता फखरुद्दीन निवासी झांतला तहसील जहावत के द्वारा बायोडीजल का पंप का संचालन किया जा रहा था और मौके पर कोई एनओसी वगैरह लाइसेंस नहीं था। इस कारण से उसको हमने अवैध संचालन के कारण पंप को बंद कर दिया है। फिलहाल पंप सील करने के बाद आरोपी मलिक की भी तलाश की जा रही है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंसान की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए तो आपने कई तरह की सर्जरी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने किसी घायल सांप को बचाने के लिए ऑपरेशन होते देखा है? मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में कुछ ऐसा ही किया गया, जहां एक गंभीर रूप से घायल सांप की सर्जरी की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें डॉक्टर करीब 7 फीट लंबे सांप को टांका लगाते दिखाई दिए। दरअसल नर्मदापुरम के पास कुलामाड़ी गांव में एक घोड़ा पछाड़ प्रजाति के सांप को कुत्तों के झुंड ने बुरी तरह से नोच डाला था। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने मौके पर पहुंचकर सांप को कुत्तों से बचाया और उसे नर्मदापुरम के पशु चिकित्सालय लेकर गए, जहां डॉक्टर ने जांच में पाया कि सांप के फेफड़ों को कुत्तों ने बुरी तरह से डैमेज कर दिया था, जिससे सांप को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर ने तुरंत उसकी सर्जरी का फैसला किया। सांप के घायल हिस्से को एनेस्थीसिया देकर करीब आधे घंटे तक चले ऑपरेशन में 9 टांके लगाए और सांप को बचा लिया। ब्लडलेस सर्जरी करके और उसको जो लंग्स वाला एरिया था वो पूरा प्रोटेक्ट कर दिया है, जिससे अब उसको सांस लेने में भी आसानी हो रही। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती तो उसकी जान भी जा सकती थी। सर्जरी के बाद सांप पूरी तरह से स्वस्थ नजर आया और उसे वापस जंगल में छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक बंदर के बच्चे को बचाने के लिए लोगों ने गजब की यूनिटी दिखाई। बिजली के पोल पर करंट लगने से मूर्छित हुए बंदर को लोगों ने जान पर खेलकर बचाया। लेकिन ऐसे भी खूब आपने वीडियोस देखे होंगे जहां इंसान तड़प तड़प के मर रहा है और लोग वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ बंदर की जान बचाई है। ये रिपोर्ट देखिए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह एक छोटा बंदर तारों में उलझ कर रह गया। करंट लगने से तारों के बीच ही मूर्छित हो गया। इस दौरान लोगों की उस पर नजर पड़ी और फिर शुरू हुए बंदर के बच्चे को बचाने की जद्दोजहद। लोगों ने प्लास्टिक की पाइप की मदद से बंदर को करंट वाले तारों से धक्का देकर गिराया ताकि वो करंट से बच सके, जबकि नीचे कुछ लोगों ने चादर की ग्राउंड बनाकर उसे हवा में ही कैच कर लिया ताकि जमीन पर गिरने से उसकी जान ना जाए। हालांकि इस रेस्क्यू में लोगों को भी करंट लगने का डर था, लेकिन जान पर खेलकर लोगों ने बेजुबान की जिंदगी बचा ली। बच्चा जैसे ही नीचे आया, उसकी माँ उसे फौरन उठाकर पेड़ों पर भाग गई। अब बंदर के बच्चे को बचाने के लिए लोगों की इस कोशिश को लोग खूब सराह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं में अवैध असलाह दिखाने की दीवानगी अब सर चढ़कर बोल रही है। ताजा मामला बागपत जिले का है, जहां 4 किशोर अवैध हथियारों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में 4 नाबालिग युवकों के हाथों में 50 कारतूस और एक 315 बोर का तमंचा दिखाई दे रहा है। चारों युवक आपस में बात करते हुए वीडियो बना रहे हैं और तमंचे में कारतूस भर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के हिलवाड़ी गांव का है, जिसमें एक किशोर तमंचे को अपने हाथ में लेकर सेल्फी ले रहा है, तो वहीं एक युवक कारतूस को हाथ में उठा रहा है, जबकि उसके 2 साथी बैठकर ये पूरा नजारा देख रहे हैं और वीडियो बनवा रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही बागपत पुलिस सक्रिय हो गई और पूरी घटना की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि वीडियो का संज्ञान ले लिया गया है और उस वीडियो में दिख रहे किशोरों को पहचानने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वीडियो में दिख रहे हथियारों के मामलों में जांच पूरी कर ली गई, कार्रवाई की जाएगी।
यूपी पुलिस की इतनी सख्ती के बावजूद भी अवैध हथियार लहराने और उसके साथ में वीडियो बनाने का मामला नहीं थम रहा है। अब देखना यह है कि बागपत पुलिस इस मामले में कब तक कार्रवाई कर रही है। और चलिए अब हम आपको एक अजब गजब चोरी का वीडियो दिखाते हैं। और इस चोरी में चोरों का निशान सोना चांदी नकदी या कोई बेशकीमती सामान नहीं है, बल्कि आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि 3 चोरों ने मिलकर एक LED बल्ब चुराया। ये देखिए, रात का वक्त है, गली में एक बाइक खड़ी है। इस बीच एक चोर दौड़कर आता है और घर के सामने लगे LED बल्ब को निकालने लगता है। इस बीच चोर का दूसरा साथी भी आ जाता है और दोनों मिलकर बल्ब चुराते हैं। फिर सामने खड़ी मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो जाते हैं। अब आप सोचिए, एक बल्ब चुराने के लिए 3 चोर आए और वो भी मोटरसाइकिल पर सवार होकर। इस अजीब चोरी का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कश्मीर में बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। गुलमर्ग सैलानियों से गुलजार है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ नजर आ रही है। क्योंकि जन्नत में मौसम ने करवट बदल ली। सीजन की पहली बर्फबारी से तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया और इस मौसम का लुत्फ उठाने सैलानी भी पहुंचने लगे हैं। गुलमर्ग, बांदीपोरा और राजधान टॉप पर हुई ताजा बर्फबारी के बाद से ठंड भी काफी बढ़ गई है। गुलमर्ग और गुरेज घाटी में 4 से 5 इंच तक बर्फ गिरी। घर और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं और तापमान तेजी से नीचे जाने लगा है। ताजा स्नोफॉल के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि पहाड़ों में अब आने वाले दिनों में बर्फबारी और तेजी से होगी। अनुमान है कि अगले 24 घंटों में कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों में और ज्यादा बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। हालांकि जहां पर्यटक स्नोफॉल से रोमांचित हो उठे, वहीं भारी बर्फबारी से स्थानीय लोगों की परेशानी भी बढ़ चुकी है। टाटा समूह की एयरलाइन कंपनी विस्तारा का एयर इंडिया में विलय हो गया है। इससे पहले विस्तारा ने अपनी आखिरी उड़ान भरी और अलविदा कहा। करीब 1 दशक तक सेवाएं देने के बाद अब विस्तारा एयरलाइंस इतिहास बन गया। इसका सफर अब खत्म हो गया है। दरअसल इसका मर्जर एयर इंडिया में हो गया। इससे पहले सोमवार को एयरलाइंस ने अहमदाबाद से दिल्ली के लिए अपनी आखिरी घरेलू उड़ान भरी और बाय बाय कह दिया। इस दौरान एयरपोर्ट पर कर्मचारियों ने रनवे पर अनोखे अंदाज से एयरलाइंस को अलविदा कहा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इससे पहले विस्तारा के क्रू मेंबर ने प्लेन में अनाउंसमेंट के दौरान कल होना हो गाना बजाया। साथ ही विस्तारा एयरलाइंस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक भावुक पोस्ट भी किया गया। इसमें कंपनी ने लिखा, इस अविस्मरणीय यात्रा का इतिहास बनने और हमें प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। हम इन यादों को हमेशा संजो कर रखेंगे। Zee News।